हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास टेंथ क्लास टेंथ का केमिस्ट्री का लेसन नंबर 2 होने वाला है, अम्ल भस्म एवं लवण। और बता दें आपको कि इसका पार्ट नंबर 1 पढ़ चुके थे। आज इसका पार्ट 2 बारी होगा। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं। अगर आप इससे पहले वाले पार्ट को नहीं देखे हैं, मतलब पार्ट 1 आप नहीं देखे हैं, तो उनको भी आप देख सकते हैं। प्लेलिस्ट में वीडियो मिल जाएगा आपको। ठीक है, तो अगर वीडियो पसंद आ जाए बोला ना, तो आप वीडियो को लाइक कर लीजिएगा। और चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करें। ठीक है, सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, और एक प्यारा सा कमेंट भी कर दीजिएगा कि आपको कैसा समझ में आ रहा है, अच्छा से, या आपको समझ में नहीं आ रहा है, कहीं दिक्कत हो रहा है, तो आप कमेंट करके पूछ भी सकते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं हम लोग। जो पार्ट 1 में हम लोग जहाँ पे लास्ट किए थे, उसके आगे से हम लोग आज पढ़ेंगे। ठीक है, देखिए क्या लिखा हुआ है। 1787 में एंटोनी लेवोजिए, इसको इंग्लिश में एंटोनी लेवोजियर कहा जाता है। ठीक है, ये नाम है वैज्ञानिक का। और ये एंटोनी लेवोजियर लेवोजियर जो है, या लवाइजिए साहब भी इसको बोलते हैं। ठीक है, ये रसायन शास्त्र के जनक भी हैं। रसायन शास्त्र के जनक कहे जाते हैं। ठीक है, किसको? ये एंटोनी लेवोजियर को, या तो लवाइजिए भी कहते हैं। ठीक है, क्या बोला इन्होंने? कहता है कि अम्ल की परिभाषा दी थी 1787 में। लवाइजिए साहब ने अम्ल की परिभाषा दी थी। उन्होंने कहा कि सभी अम्लों में ऑक्सीजन मौजूद होती है। ठीक है, जो लवाइजिए साहब थे, ये रसायन शास्त्र के जनक है। ठीक है, लेकिन 1787 ईस्वी में लवाइजिए साहब ने अम्ल का परिभाषा भी दिया। ठीक है, और इनका कहना था कि सभी अम्लों में क्या होते हैं? ऑक्सीजन होते हैं। अम्ल में क्या रहते हैं? सभी अम्ल में ऑक्सीजन होते हैं। ठीक है, जैसे एग्जांपल भी देते हैं उन्होंने कि जैसे H2SO4 देख लीजिए, ये सल्फ्यूरिक अम्ल है। क्या ये सल्फ्यूरिक अम्ल है? तो इसमें ये O जो है, ये क्या है? O क्या है? ऑक्सीजन है। O क्या है? ऑक्सीजन है। ठीक है, और अगर बात करें और भी एग्जांपल का बात करें, जैसे CH3COOH, तो देखिए इसमें तो ऑक्सीजन है भाई। यहाँ पे जो आप डबल O देख रहे हैं, आप डबल O जो देख रहे हैं, तो इसमें भी क्या आया? ऑक्सीजन आया कि नहीं आया? आया। ठीक है, और अगर बात करें HNO3 नाइट्रिक अम्ल, इसमें भी O क्या है? ऑक्सीजन है। ठीक है, और भी एग्जांपल लेते हैं, H3PO4, इसमें भी ऑक्सीजन है। ये सभी अम्ल है। ठीक है, और इसमें क्या है? सभी में ऑक्सीजन है। यही किस्सा कहना था एंटोनी लवाइजिए साहब का। मतलब क्या? इन्होंने बोला कि सभी अम्ल जो होते हैं, सभी अम्लों में क्या रहेगा? ऑक्सीजन रहेगा। ठीक है, सही बात है भाई, सभी अम्लों में ऑक्सीजन रहेगा। इन्होंने एग्जाम्पल भी लिया, दिखाया कि H2SO4 है, ये अम्ल है, इसमें देखो ऑक्सीजन है। ऑक्सीजन क्या है? इसमें है। बहुत सारे एग्जाम्पल लिया। चलिए उन एग्जाम्पल को हम दिखाते हैं आपको कि देखिए उन्होंने क्या कहा कि सभी अम्ल में क्या रहते हैं? ऑक्सीजन रहते हैं। जैसे यहाँ पे सल्फ्यूरिक अम्ल है, इसके फॉर्मूला में भी देखिए ऑक्सीजन ये है। ठीक है, नाइट्रिक अम्ल है अगला, इसके फार्मूला में भी HNO3 फार्मूला होता है इसका, यहाँ भी ऑक्सीजन है। ठीक है, और यहाँ पे फॉस्फोरिक अम्ल H3PO4, देखिए यहाँ पे भी ऑक्सीजन दिख रहा है आपको, O4। यहाँ पे एसिटिक अम्ल है, यहाँ पे CH3COOH, डबल OH है, ये भी अम्ल है। ये अम्ल में ऑक्सीजन आ गया। फॉर्मिक अम्ल फार्मूला क्या होता है? HCOOH होता है, यहाँ भी 2 ऑक्सीजन आ गया। टार्टरिक अम्ल, इसमें भी देखिए O6 है। मतलब क्या? सभी में सभी ये अम्ल है, और सभी अम्ल में क्या है? ऑक्सीजन है। सभी में क्या है? ऑक्सीजन है। मतलब क्या? इन सभी अम्ल में क्या है? इन सभी अम्ल में ऑक्सीजन है। क्या है? ऑक्सीजन है। वही लवाइजिए साहब कह रहे थे कि देखो जितना भी अम्ल होगा ना, उन सभी में क्या होगा? ऑक्सीजन होगा। क्या होगा? ऑक्सीजन होगा। और देखिए ये सब में है भी ऑक्सीजन, यहाँ पे है, यहाँ पे ऑक्सीजन है, यहाँ पे ऑक्सीजन है, यहाँ पे ऑक्सीजन है, सब में ऑक्सीजन है। ठीक है, ये इनका कहना था। समझ गए क्या कहा था लवाइजिए साहब ने? लवाइजिए साहब ने कहा कि जितना भी अम्ल होगा, सब में क्या होगा? ऑक्सीजन होगा। जैसे सल्फ्यूरिक अम्ल देख लीजिए, नाइट्रिक अम्ल, फॉस्फोरिक अम्ल, एसिटिक अम्ल, फॉर्मिक अम्ल, टार्टरिक अम्ल। ठीक है, ये सभी अम्ल है, और इन सभी में क्या है? ऑक्सीजन है। आगे अब आए डेवी साहब। कौन आए? वाह, डेवी साहब तो बहुत ही हैंडसम दिख रहे हैं जी, हैंडसम है ये डेवी साहब, हम्फ्री डेवी। ये जब आए ना,
तो इन्होंने जो लवाइजिए साहब ने जो बात बोला, अभी क्या बोला कि सभी अम्ल में क्या रहते हैं, ऑक्सीजन रहते हैं। लेकिन जैसे ये हैंडसम जी आए, हैंडसम मतलब डेवी साहब जो आए, तो इन्होंने क्या किया, लवाइजिए साहब के बात को गलत कर दिया। बोला कि नहीं, लवाइजिए साहब जो कह रहे हैं ना वो बात गलत है। वो रसायन शास्त्र का जनक भले है। रसायन शास्त्र का जनक कौन है? रसायन शास्त्र का जनक कौन है? कौन है रसायन शास्त्र का जनक? रसायन शास्त्र का जनक कौन है? लवाइजिए साहब। कौन जनक है? लवाइजिए साहब। ठीक है। और लवाइजिए साहब ने क्या बोला? लवाइजिए साहब ने बोला कि देखो जितना भी अम्ल रहेगा उसमें क्या होगा, ऑक्सीजन रहेगा। लेकिन जब हम्फ्री डेवी साहब आए तो इन्होंने लवाइजिए साहब के बात को गलत कर दिया। कौन से बात को? जो अम्ल में ऑक्सीजन रहेगा ना, अम्ल में जो ऑक्सीजन रहने वाला था, इस बात को इन्होंने गलत कर दिया। कौन? हम्फ्री डेवी साहब ने बोला वो रसायन शास्त्र का जनक भले है, लेकिन उसका ये बात गलत है कि अम्ल में ऑक्सीजन रहेगा ही रहेगा। ये कहना उसका गलत है। बोला अच्छा गलत है कैसे, तब सही क्या है बताओ? तब हम्फ्री डेवी साहब ने बोला रुको सही हम बता रहे हैं तुमको। तो देखिए क्या कहता है हम्फ्री डेवी साहब ने। हम्फ्री डेवी ने 1810 में अम्ल की परिभाषा पर लवाइजिए की परिकल्पना को चुनौती दी। मतलब क्या? उनको चुनौती दिया, मतलब क्या, उनका बात गलत कर दिया। कौन? हम्फ्री डेवी साहब ने बोला कि नहीं, लवाइजिए साहब ने जो बोला वो गलत है। सभी अम्ल में ऑक्सीजन का होना ज़रूरी नहीं है, ये कहा। कौन? हम्फ्री डेवी साहब ने। डेवी साहब ने क्या कहा? डेवी की अम्ल परिकल्पना 1810 में इन्होंने बताया। क्या कहा उन्होंने? उन्होंने कहा कि ऑक्सीजन अम्लीय गुणों के लिए ज़रूरी नहीं है। लवाइजिए ने कहा था कि अम्ल में ऑक्सीजन होना ज़रूरी है, अम्ल ऑक्सीजन में होगा ही होगा। लेकिन ये इन्होंने क्या कहा? डेवी साहब ने कहा ऑक्सीजन अम्लीय गुणों के लिए होना ज़रूरी नहीं है। उन्होंने हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और हाइड्रोफ्लोरिक अम्ल का अध्ययन किया जिनमें ऑक्सीजन नहीं थी, फिर भी वे अम्लीय गुण दिखते थे। देखिए देखिए, डेवी साहब ने तो बहुत बड़ा काम कर दिया। लवाइजिए साहब के होशियार कितने थे। उन्होंने एग्जाम्पल लिया सल्फ्यूरिक अम्ल का। बोला देखो ये ओ तो ऑक्सीजन है, ये ओ क्या है, ये ऑक्सीजन है। ये बोला लवाइजिए साहब ने। ठीक है। कि उन्होंने एग्जाम्पल क्या दिया था, अभी आपको बताते हैं। उन्होंने एग्जाम्पल क्या दिया, ये सब अम्ल दिया। सल्फ्यूरिक अम्ल दिया, नाइट्रिक अम्ल दिया, फॉस्फोरिक अम्ल दिया, एसिटिक अम्ल दिया, फॉर्मिक अम्ल, टार्ट्रिक अम्ल, इन सभी में ऑक्सीजन था। लेकिन लवाइजिए साहब बड़े होशियार थे। इन्होंने एग्जाम्पल ये हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का एग्जाम्पल दिया ही नहीं। सोचिए ना, HCl, इसका नाम क्या है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। नाम क्या है इसका? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। उन्होंने इसका एग्जाम्पल दिया ही नहीं, बताइए। और ये अम्ल बड़ा खतरनाक है, ये हमारे पेट में पाया जाता है, मौसम में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल ही रहता है। ठीक है। अच्छा बताइए, तो क्या इसमें ऑक्सीजन दिख रहा है क्या? इसमें तो हाइड्रोजन और Cl है, और ये तो अम्ल है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। ये हमारे पेट में पाया जाता है, मौसम में पाया जाता है। ये तो अम्ल है, लेकिन इस अम्ल में तो ऑक्सीजन है ही नहीं। तो डेवी साहब ने कहा दिखाओ तो हमको इसमें लवाइजिए साहब कहाँ है ऑक्सीजन, HCl में कहाँ है ऑक्सीजन, दिखाइए तो हमको। आप तो बोले थे, क्या बोले थे उन्होंने? तो क्या बोला था, यहाँ पढ़िए उन्होंने क्या बोला। लवाइजिए साहब क्या कहते हैं? कहते हैं सभी सभी अम्लों में ऑक्सीजन मौजूद होती है, सभी अम्लों में ऑक्सीजन मौजूद होती है। आए डेवी साहब, बोला अच्छा सभी अम्लों में ऑक्सीजन मौजूद होगा। लवाइजिए साहब आप रसायन शास्त्र के जनक है, इसका मतलब क्या, जो मन सो बोलिएगा आप। बोला कि देखो HCl लो, क्या लो? HCl लो। और HCl में लवाइजिए साहब बताइए हमको कि कहाँ पे आपको ऑक्सीजन दिख गया। अगर ये ऑक्सीजन इसमें नहीं है तो क्या ये अम्ल नहीं हुआ? बोला कि ये तो अम्ल है, ये तो हमारे पेट में पाया जाता है। तो उन्होंने बोला कि देखो ये अम्ल होना ज़रूरी नहीं है, अम्ल होना ज़रूरी नहीं है, सॉरी अम्ल में ऑक्सीजन होना ज़रूरी नहीं है, अम्ल में ऑक्सीजन होना ज़रूरी नहीं है। तब बोला कि अच्छा हम दिए ऑक्सीजन होना ज़रूरी नहीं है, तब बताओ तब क्या होना ज़रूरी है? तब बोला कि देखो ऑक्सीजन रहे या ना रहे, ऑक्सीजन ये रहे, क्या हो गया, ऑक्सीजन रहे या ना रहे, ना रहे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अम्ल में हाइड्रोजन जरूर रहेगा। हाइड्रोजन का रहेगा, जरूर रहेगा। लवाइजिए साहब ने क्या बोला? बोला कि ऑक्सीजन होना ज़रूरी है। हम्फ्री डेवी ने कहा कि बताओ तो ये तो HCl है, इसमें तो ऑक्सीजन है ही नहीं, तो क्या ये अम्ल नहीं होगा? तो ये तो अम्ल है। बोला कि ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि लवाइजिए साहब ने जो बोला वो बात गलत था। तब हम्फ्री डेवी साहब कहते हैं कि देखो
हाइड्रोजन होना ज़रूरी है, ना कि ऑक्सीजन होना ज़रूरी है। ऑक्सीजन नहीं भी रहेगा चलेगा, लेकिन हाइड्रोजन रहेगा ही रहेगा। हाइड्रोजन क्या होगा? रहेगा ही रहेगा। देखिए आगे पढ़ाते हैं आपको। क्या कहा उन्होंने? निष्कर्ष निकाला कि अम्लीयता का कारण हाइड्रोजन हो सकता है, ना कि ऑक्सीजन। ये देखिए देखिए, ऑक्सीजन रहे या ना रहे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन हाइड्रोजन होगा ही होगा। हाइड्रोजन क्या होगा? होगा ही होगा। लवेजिए साहब की परिकल्पना की ऑक्सीजन अम्लता के लिए ज़रूरी है गलत साबित हो गई। इसके बाद वैज्ञानिकों ने अम्ल की परिभाषा को हाइड्रोजन पर केंद्रित करना शुरू कर दिया। देखिए डेवी साहब ने जो बताया कि देखो जो भी लवेज साहब ने बोला कि ऑक्सीजन मिलेगा अम्ल में, वो होना ज़रूरी नहीं है। ऑक्सीजन होना ज़रूरी नहीं है, तब क्या रहेगा? हाइड्रोजन रहना ज़रूरी है। मतलब क्या? लवेजिए साहब के बात को गलत कर दिया कौन? डेवी साहब ने। तब बोला कि तब क्या ज़रूरी है रहना? ऑक्सीजन नहीं, तब क्या रहना ज़रूरी है? तब बोला हाइड्रोजन। अगर आप ध्यान से देखिएगा भी ना, तो सभी अम्ल में ना हाइड्रोजन ज़रूर मिलेगा आपको। देखिए जैसे इस अम्ल में सभी में हाइड्रोजन है। देखिए यहाँ पे हाइड्रोजन है, यहाँ हाइड्रोजन है, यहाँ हाइड्रोजन है, ये सब में हाइड्रोजन है। हाइड्रोजन है कि नहीं है? सब में हाइड्रोजन है। जैसे एग्जांपल और भी अगर बात करें, जैसे यहाँ पे देखिए तो इस एग्जांपल HCl में देखिएगा हाइड्रोजन है। HF देखिएगा हाइड्रोफ्लोरिक अम्ल, तो इसमें भी हाइड्रोजन है। मतलब सभी अम्ल में हाइड्रोजन है। ऑक्सीजन भले नहीं है, लेकिन सभी में हाइड्रोजन है। ठीक है, अगला सवाल ऑब्जेक्टिव कुछ क्वेश्चन है, बताइए इसका आंसर क्या होगा? सभी अम्लों में पाया जाता है। सभी अम्लों में ऑक्सीजन नहीं पाया जाएगा। जैसे HCl क्या पाया जाएगा? इसमें क्या ऑक्सीजन नहीं? हाँ, हाइड्रोजन भले पाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी ये सही आंसर होगा। सभी अम्लों में क्या पाया जाता है? तो सभी अम्लों में हाइड्रोजन पाया जाता है। ठीक है, बढ़ जाएंगे। ठीक है, अगले सवाल पे आ जाते हैं। अगला कौन है? लिविक साहब, जस्टस वॉन लिविक। इनका क्या कहना था अम्ल के बारे में? देखिए ये कहते हैं कि अम्ल एक ऐसा यौगिक है जिसमें हाइड्रोजन परमाणु होते हैं और उनका विस्थापन कोई धातु द्वारा किया जा सकता है। जैसे एग्जांपल के बाद एग्जांपल बताते हैं आपको। देखिए HCl है, ठीक है, ये अम्ल है, इसमें हाइड्रोजन है, और कहता है कि इस हाइड्रोजन का जो विस्थापन करेगा वो कौन करेगा? धातु करेगा। जैसे जिंक ले लेते हैं, तो ये जिंक क्या करेगा? इस हाइड्रोजन को यहाँ से हटा देगा, विस्थापित कर देगा, क्योंकि जिंक अधिक अभिक्रियाशील तत्व है, हाइड्रोजन कम अभिक्रियाशील तत्व है। तो जिंक क्या करेगा? हाइड्रोजन को यहाँ से भगा देगा, तो क्या बनेगा? ZnCl2, और ये H यहाँ से आ जाएगा, तो सिर्फ H अकेला नहीं रहता, ये H2 के रूप में रहेगा। ठीक है, और इसको बैलेंस करना हो तो यहाँ पे हम 2 लगा देते हैं। तो यहाँ पे क्या हुआ? यहाँ पे आप क्या देखें? यहाँ पे आप देखें कि ये जो जिंक था, मतलब कोई धातु था, वो धातु क्या किया? इस अम्ल के इस हाइड्रोजन को यहाँ से हटा दिया। ठीक है, यही बोलते थे ये लिविक साहब। अगला देखिए, अच्छे समझिएगा इस बात को। क्या बोला गया? बिच्छू के डंक मारने पर हमें पीड़ा महसूस होता है, क्यों? देखिए ये रहा बिच्छू, कितना खतरनाक दिख रहा है ये बिच्छू है। ठीक है, देखिए डंक मारा है, ये पैर में, पैर पूरा यहाँ पे लाल कर दिया है एकदम, बिच्छू का डंक। क्या आप सबको कोई कभी बिच्छू काटा है क्या? अगर काटा है तो बताइएगा कि कितना दर्द होता है, कमेंट में लिखिएगा। ठीक है, अगर किसी को अगर बिच्छू काट लिया हो तो बताइएगा कि कैसा महसूस होता है, अच्छा लगता है या ख़राब लगता है? जाहिर सी बात है ख़राब ही लगेगा। बताओ, बिच्छू को काटेगा तो अच्छा किसको लगेगा? देखिए यहाँ पे सवाल क्या कहता है? सवाल कहता है कि बिच्छू के डंक मारने पर हमें पीड़ा महसूस होता है। ऐसा क्यों? हमको बहुत दर्द होता है, हमको बहुत कष्ट होता है, ऐसा क्यों होता है? आपसे सवाल पूछा गया है। देखिए बिच्छू का जो डंक होता है, इसके डंक में ना, बिच्छू के डंक में फॉर्मिक अम्ल पाया जाता है। क्या पाया जाता है? फॉर्मिक अम्ल। बिच्छू के डंक में फॉर्मिक अम्ल पाया जाता है। और जब बिच्छू ये काटता है ना, हमारे बॉडी पे जब काटता है ना, जब बिच्छू का डंक हमारे शरीर पे काटता है, तब ना वहाँ पे शरीर पे जैसे काटा तो हमारे अंदर में क्या है? ब्लड है। क्या है? ब्लड है। और ब्लड में मतलब क्या? खून है, रक्त है, और ब्लड में ना क्या पाया जाता है? हीमोग्लोबिन। क्या पाया जाता है? हीमोग्लोबिन रहता है। ठीक है, वहाँ पे ऑक्सीजन भी रहता है। तो ये फॉर्मिक अम्ल क्या करता है? हमारे ब्लड में उपस्थित ऑक्सीजन से, किससे? ब्लड में जो ऑक्सीजन रहता है, उस ऑक्सीजन से ये अभिक्रिया कर लेता है। कौन? फॉर्मिक अम्ल। कौन करता है?
फॉर्मिक अम्ल। जैसे बिच्छू डंक मारा तो बिच्छू के डंक में कौन सा अम्ल है? फॉर्मिक अम्ल है। फॉर्मिक अम्ल क्या करेगा? जैसे बिच्छू का डंक का मारा तो हमारे शरीर के अंदर तक उसका डंक चला जाता है, तो हमारे शरीर के अंदर में क्या है? ब्लड है, रक्त है, खून है। खून में क्या रहेगा? ऑक्सीजन रहता है, तो वो ऑक्सीजन रहता है। और यहाँ से बिच्छू का डंक शरीर में चला गया, मतलब क्या? शरीर में गया मतलब क्या? बिच्छू का डंक गया। बिच्छू के डंक में क्या रहता है? फॉर्मिक अम्ल रहता है। तो फॉर्मिक अम्ल और ये जो ऑक्सीजन है खून का, वो क्या होता है? मिल जाता है। क्या होता है? मिल जाता है, मतलब अभिक्रिया कर लेता है। और अभिक्रिया करके जानते हैं क्या बनाता है? अभिक्रिया करके बनाता है CO। CO मतलब क्या? कार्बन मोनोऑक्साइड। क्या बनाता है? कार्बन मोनोऑक्साइड बनाता है। कार्बन मोनोऑक्साइड बनाता है। और जब कार्बन मोनोऑक्साइड बनता है ना, तो बहुत तकलीफ होता है। क्या होता है? बहुत तकलीफ होता है, बहुत दर्द होता है। इसी वजह से बिच्छू जब डंक मारता है ना, हमको बहुत पीड़ा महसूस होता है। मतलब क्या? बिच्छू के डंक में क्या पाया जाता है? फॉर्मिक अम्ल। बिच्छू के डंक में पाया जाता है फॉर्मिक अम्ल। क्या पाया जाता है? फॉर्मिक अम्ल। जैसे ये फॉर्मिक अम्ल पाया गया तो बिच्छू डंक मारा, तो हमारे शरीर में क्या है? खून है। तो हमारे खून में जो ऑक्सीजन है, तो वो ऑक्सीजन और जो फॉर्मिक अम्ल गया, क्योंकि बिच्छू डंक मारा है हमको, तो हमारे शरीर में जो ऑक्सीजन था खून में, वो ऑक्सीजन और फॉर्मिक अम्ल आपस में अभिक्रिया करके क्या बनाता है? कार्बन मोनोऑक्साइड बनाता है। क्या बनाता है? कार्बन मोनोऑक्साइड बनाता है। जिससे क्या होता है? हम सबको बहुत ही तकलीफ होता है, कष्ट होता है, दर्द होता है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या बोलेंगे हम लोग? बोलेंगे क्योंकि बिच्छू के डंक में फॉर्मिक अम्ल पाया जाता है। क्योंकि बिच्छू के डंक में फॉर्मिक अम्ल पाया जाता है। जब ये हमें काटता है तो क्या होता है कि हमारे शरीर के रक्त में उपस्थित ऑक्सीजन से अभिक्रिया कर लेता है ये, और क्या बनाता है? कार्बन मोनोऑक्साइड बनाता है। और कार्बन मोनोऑक्साइड की वजह से ही ना क्या होता है? हमें बहुत तकलीफ होता है, बहुत कष्ट होता है। ठीक है, मतलब क्या मेन चीज़ क्या है कि बिच्छू के डंक में फॉर्मिक अम्ल रहता है, और ये हमें जब काटता है तो हमारे शरीर में खून रहता है, खून में ऑक्सीजन रहता है, तो ये फॉर्मिक अम्ल ऑक्सीजन मिल जाता है, अभिक्रिया कर लेता है, और क्या बनाता है? कार्बन डाइऑक्साइड। अगर कार्बन डाइऑक्साइड बन गया तो हमें दर्द महसूस होगा ही। ठीक है, देखिए इसी बात को यहाँ पे लिखे हैं अच्छे से भाषा बना करके, आप इसको कॉपी में लिख भी सकते हैं। क्योंकि बिच्छू के डंक में फॉर्मिक अम्ल, अच्छा फॉर्मिक अम्ल का अगर आपसे फॉर्मूला पूछा जाए तो क्या बोलेंगे? HCOOH। क्या होता है? HCOOH। और इसको ना हम लोग मेथेनोइक अम्ल भी कहते हैं, ये भी याद रखिएगा। मेथेनोइक, क्या कहते हैं इसको हम लोग? मेथेनोइक अम्ल भी कहते हैं। ठीक है, क्योंकि बिच्छू के डंक में फॉर्मिक अम्ल पाया जाता है, जो हमारे रक्त मतलब खून में उपस्थित, जो हमारे रक्त में उपस्थित ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके कार्बन मोनोऑक्साइड बनाता है। इसका फॉर्मूला क्या होता है? CO। जिससे हमें क्या होता है? पीड़ा महसूस होता है। ठीक है, मतलब क्या? बिच्छू के डंक में फॉर्मिक अम्ल रहता है, जो हमारे रक्त में उपस्थित ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके कार्बन मोनोऑक्साइड बनाता है, जिसकी वजह से क्या होता है? हमें बहुत पीड़ा महसूस होता है, बहुत दर्द महसूस होता है। ठीक है, चलिए बढ़ जाते हैं अगले सवाल पर। अब देखिए, चींटी के डंक और नेटल के डंक, अच्छा देखिए चींटी हो, बिरनी हो, बिच्छू हो, इन सब के डंक में जानते कौन सा अम्ल पाया जाता है? सब में पाया जाता है फॉर्मिक अम्ल। क्या पाया जाता है सबके डंक में? फॉर्मिक अम्ल। और अभी इसका हम आपको फॉर्मूला बताएं, क्या होता है? HCOOH होता है। ठीक है, और अगर देखा जाए तो इसको एक और नाम से पुकारा जाता है। इसका जो रासायनिक नाम होता है वो होता है मेथेनोइक अम्ल। मेथेनोइक अम्ल। तो बिच्छू का डंक हो, चींटी का डंक हो, सब में पाया जाता है यही। ठीक है, या बिरनी का भी डंक हो तो उसमें कौन सा? साइट्रिक अम्ल नहीं, ये तो सेब में पाया जाता है, ये नहीं होगा। लैक्टिक अम्ल दही में रहता है, ये भी नहीं होगा। एसिटिक अम्ल ये तो सिरका में रहता है, विनेगर बोलते हैं इसको हम लोग, उसमें रहता है, ये भी नहीं होगा। मेथेनोइक अम्ल, हाँ इसी को बोला मेथेनोइक अम्ल, मिल गया ना। इसी को क्या बोला जाता है? फॉर्मिक अम्ल। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर डी। और हाँ, अगर वीडियो पसंद आ रहा है ना तो वीडियो को आप लाइक करिए। ठीक है, लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। ठीक है, किसको करना सब्सक्राइब? नफीस EDU क्लास को। ठीक है, थोड़ा बहुत मेहनत लग रहा है वीडियो बनाने में, तो आप कर दीजिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ जाते हैं। अगला क्या बोला गया? कुत्ता हड्डी चबाकर भी पचा लेता है। देखिए तो ये कुत्ता है, हड्डी खा रहा है। एक ब्लैक डॉग है, और ये डॉग कैसा है?
कान के पास तो बुरा टाइप का लग रहा है ये, और सफ़ेद है। ठीक है, अब सवाल क्या कहता है, कहता है कि कुत्ता को देखेंगे आप हड्डी खाते हुए, तो ये हड्डी खा के भी ना पचा लेता है, ऐसा क्यों? क्योंकि हम सबका जो पेट होता है अमाशय में क्या होता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल रहता है। ठीक है, तो कुत्ता के भी अमाशय में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पाया जाता होगा, लेकिन हम सब ना हड्डी खा के पचा नहीं पाएंगे, कुत्ता पचा लेता है। क्यों? क्योंकि कुत्ता के जो पेट में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल निकलता है ना, उसका सांद्रता अधिक होता है, मतलब ज़्यादा उसमें अम्ल रहता है। ठीक है, मतलब सांद्रता अधिक होता है उसका। सांद्रता क्या हुआ अधिक भाई, मतलब क्या, जिसमें अगर अम्ल की मात्रा अधिक हो या सेल की मात्रा अधिक हो तो सांद्रता अधिक हो गया। जैसे अगर आपसे पूछा जाए एग्जाम्पल में कि बताओ एक गिलास पानी है और उसमें दो दो चीनी का दाना डाल दिए। ठीक है, क्या बोले कि एक गिलास है और उसमें पानी भरा हुआ है और उसमें 2 कण चीनी का डाल दिए। ठीक है, और एक दूसरा गिलास है, उसमें चीनी का, उसमें पानी भरा हुआ है और उसमें 1 मुट्ठी चीनी डालें, 1 मुट्ठी। ठीक है, तो बताओ कौन सा ज़्यादा मीठा लगेगा? बोलेगा जिसमें 1 मुट्ठी चीनी डालें हम लोग, मतलब इसमें ज़्यादा चीनी डालें ना, इसका मतलब इसका सांद्रता अधिक हो गया, ये बहुत ज़्यादा मीठा हो गया। वही बात यहाँ पे भी है, मतलब क्या, जो कुत्ता का जो अमाशय होता है, जो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल उसमें रहता है, उसका सांद्रता अधिक रहता है, इसीलिए क्या करता है वो हड्डी को भी खा करके पचा लेता है। ठीक है, वही लिखे भी होंगे यहाँ पे, देखिए क्या लिखे, क्योंकि कुत्ते के अमाशय में अधिक सांद्रता वाला हाइड्रोक्लोरिक अम्ल रहता है, जिससे वह हड्डी भी चबा करके क्या करता है, पचा लेता है। ठीक है, ये है कुत्ता, क्या है ये, कुत्ता। अगला, 4 परबल अम्ल के नाम। 4 परबल अम्ल के नाम, देखिए 3 तो इसमें फिगर में ही लिखा हुआ है। पहला क्या है यहाँ पे, देखिए ऊपर में, यहाँ देखिए तो क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, HCl, इसका नाम है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। ठीक है, अगला है नाइट्रिक एसिड, इसका फार्मूला होता है HNO3। ठीक है, ये परबल अम्ल है। अगला यहाँ पे सल्फ्यूरिक अम्ल का डब्बा लगा हुआ है, इसका फार्मूला होता है H2SO4। तो ये सब क्या है, ये सब परबल अम्ल है। क्या, ये सब परबल अम्ल है। ठीक है, तो यहाँ पे 4 बोला गया, 4 लिख देते हैं यहाँ पे। देखिए पहला का नाम क्या है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, फॉर्मूला याद रखिए HCl। 4 परबल अम्ल के नाम लिखे हैं, तो पहला का नाम क्या बोलेंगे, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, सूत्र क्या होगा इसका, HCl। ठीक है, अगले पे आ जाते हैं। अगला का नाम क्या है, सल्फ्यूरिक अम्ल, फॉर्मूला क्या होगा, H2SO4। सल्फ्यूरिक अम्ल फॉर्मूला H2SO4। अगला नाइट्रिक अम्ल, फॉर्मूला क्या होगा, HNO3, HNO3। अगला परक्लोरिक अम्ल, फॉर्मूला क्या होगा, HClO3, HClO3। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कहता है, निम्नलिखित अम्लों में से कौन परबल अम्ल है, लैक्टिक अम्ल, एस्कॉर्बिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल, फॉर्मिक अम्ल। अरे भाई अभी पढ़े आप, क्या पढ़े हैं, ये सल्फ्यूरिक अम्ल क्या है, परबल अम्ल है, तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा बताइए तो। ऑप्शन नंबर सी वाला बिल्कुल सही होगा, सल्फ्यूरिक अम्ल। अच्छा कोई आपसे फार्मूला पूछ ले, क्या बोलिएगा, फार्मूला होता है इसका H2SO4। ठीक है, चलिए आगे बढ़ जाते हैं। अगला, 4 दुर्बल अम्ल के नाम, मतलब कमज़ोर अम्ल, वीक एसिड। परबल अम्ल को क्या बोलते हैं हम लोग, स्ट्रॉन्ग एसिड, इसको बोलेंगे हम लोग वीक एसिड, वीक एसिड। ठीक है, इसका भी नाम याद रखिएगा। फॉस्फोरिक अम्ल H3PO4, फॉस्फोरिक अम्ल H3PO4। एसिटिक अम्ल CH3COOH, CH3COOH। कार्बोनिक अम्ल H2CO3, H2CO3। ऑक्जेलिक अम्ल H2C2O4, H2CO2O4, H2C2O4। याद रहा, फिर से एक बार बोल लीजिए सबको, तो दोहराइए तब याद हो जाएगा आपको। फॉस्फोरिक अम्ल का फॉर्मूला क्या होता है, H3PO4। एसिटिक का फॉर्मूला क्या होता है, CH3COOH। कार्बोनिक अम्ल का फॉर्मूला होता है H2CO3। ऑक्जेलिक अम्ल का H2C2O4। याद हुआ, फॉस्फोरिक अम्ल का H3PO4, H3PO4। ठीक है, और एसिटिक अम्ल का CH3COOH। कार्बोनिक अम्ल का H2CO3। ऑक्जेलिक अम्ल का H2C2O4। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, एसिटिक अम्ल एक दुर्बल अम्ल है क्योंकि, देखिए अब दुर्बल अम्ल किसको कहते हैं, प्रबल अम्ल किसको कहते हैं, जान लीजिए थोड़ा सा बात। ठीक है, प्रबल अम्ल, प्रबल अम्ल। ठीक है, एक होगा दुर्बल अम्ल। प्रबल अम्ल को हम लोग कहते हैं स्ट्रॉन्ग एसिड, क्या बोलते हैं इसको हम लोग,
स्ट्रॉन्ग एसिड। दुर्बल को बोले हम लोग वीक एसिड, दुर्बल अम्ल को बोलते हैं हम लोग वीक एसिड। ठीक है, ये परबल अम्ल में क्या क्या होगा? परबल अम्ल में खासियत जैसे HCl है, ये परबल अम्ल है। इसका मतलब ये हुआ कि ये ना जलीय विलयन में क्या होता है, ये अधिक आयनित होता है, मतलब कि H+ आयन ये प्रदान करता है, ज़्यादा मात्रा में आयनित होगा। लेकिन दुर्बल अम्ल का बात करें CH3COOH, ये उतना ज़्यादा आयनित नहीं हो पाता है, ये कम आयनित होता है। ठीक है, ये क्या होता है, ये कम आयनित होगा, आयन बनता है लेकिन उतना ज़्यादा मात्रा में नहीं, कम आयनित होगा ये। ठीक है, मतलब क्या, जो प्रबल अम्ल होते हैं वो जलीय विलयन में अधिक आयनित होते हैं। ठीक है, लेकिन जो दुर्बल अम्ल होते हैं वो कम आयनित होते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन में एसिडिक अम्ल दुर्बल अम्ल, क्यों? क्योंकि ये कम आयनित होते हैं। तो ऑप्शन नंबर इसका सी वाला सही आंसर होगा। ठीक है, अगला देखिए एसिटिक अम्ल। एसिटिक अम्ल जो फॉर्मूला होता है वो होता है CH3COOH। ठीक है, और ये किसका फॉर्मूला, ये एसिटिक अम्ल का। अच्छा, इसका अगर बात किया जाए, इसका जो रासायनिक नाम होता है, IUPAC जो नाम होता है वो होता है एथेनोइक अम्ल, या इथेनोइक बोल सकते हैं, इथेनोइक अम्ल, इथेनोइक अम्ल। ठीक है, एक और याद रखिएगा, SCOOH, इसका नाम है फॉर्मिक अम्ल। ठीक है, और बात किया जाए तो इसको हम लोग कहते हैं, जो IUPAC नाम होता है इसका वो होता है मेथेनोइक अम्ल, मेथेनोइक और अम्ल। तो यहाँ पे पूछा क्या गया एसिटिक अम्ल का ना, तो एथेनोइक अम्ल ही इसका सही आंसर होगा। जब मेथेनोइक अम्ल ये कौन है, ये तो फॉर्मिक अम्ल है, मतलब SCOOH है ये। तो ऑप्शन नंबर इसका ए सही हो गया। अगला, 4 प्रबल भस्म के नाम याद रखिएगा। पहला का नाम क्या है, सोडियम हाइड्रोक्साइड, फॉर्मूला होता है NaOH। पहला का नाम क्या है, पहला का नाम क्या है, सोडियम हाइड्रोक्साइड, सूत्र क्या होगा इसका, NaOH। दूसरा का नाम क्या है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, नाम क्या होगा उसका, KOH, नाम क्या होगा उसका, KOH। तीसरा का नाम क्या है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, फॉर्मूला क्या होगा, CaOH2। चौथा का नाम क्या है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, फॉर्मूला क्या होगा, MgOH2। ये याद रखना है। फिर से एक बार बोलिए, याद कर लीजिए, सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड KOH, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH2, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड MgOH2। ठीक है, तो ये 4 प्रबल भस्म है। और एक खासियत भी है, भस्म में क्या रहेगा, OH रहेगा, भस्म में क्या रहेगा, OH, हाइड्रोक्साइड रहेगा, क्या रहेगा, OH रहेगा, OH रहेगा, OH रहेगा। OH जहाँ पे देखिएगा क्या समझिएगा, ये हाइड्रोक्साइड है, क्या समझिएगा, ये हाइड्रोक्साइड है, ये भस्म में होता है। ठीक है, भस्म का पहचान है कि अगर OH रहेगा तो ये हाइड्रोक्साइड होगा, ये भस्म होगा। अगला, निम्नलिखित क्षारकों में कौन प्रबल क्षारक है? अमोनियम हाइड्रोक्साइड NH4OH, ये तो भी नहीं पढ़े हम लोग। MgOH2, CuOH2। अच्छा, अभी यहाँ पे क्या क्या पढ़े, MgOH2 पढ़े, ठीक है, NaOH भी पढ़ लिए, KOH भी पढ़ लिए, COH2 भी पढ़ लिए। लेकिन यहाँ पे तो अगर देखा जाए तो बताओ कौन ज़्यादा प्रबल होगा। तो प्रबल बताना है आपको, तो सबसे ज़्यादा जो प्रबल होगा अभी यहाँ पे कौन प्रबल क्षारक, क्षारक प्रबल में भी आप यही पढ़े, MgOH2 भी पढ़े हैं, ठीक है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड भी पढ़े हैं, और सोडियम हाइड्रोक्साइड भी पढ़े हैं। तो यहाँ पे दोनों प्रबल क्षारक है, क्या है, दोनों प्रबल क्षारक है, Mg भी और ये वाला भी। लेकिन अगर सबसे ज़्यादा पूछा जाए, क्या बोला जाए कि सबसे ज़्यादा बताओ कौन होगा, तो हम लोग बोलेंगे सोडियम हाइड्रोक्साइड। क्या बोलेंगे हम लोग, सोडियम हाइड्रोक्साइड। अब क्यों बोला जाए, क्योंकि अगर इस आधुनिक अवसारनिक जब पढ़ाएंगे ना आपको, तो हम लोग बताएंगे कि बाएं से दाएं जाते हैं या दाएं से बाएं आते हैं तो क्या होता है क्षारीय गुण। तो उसके आधार से हम लोग यहाँ पे क्या बोलेंगे, सबसे ज़्यादा। वैसे प्रबल तो दोनों है, सोडियम हाइड्रोक्साइड भी मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड भी, लेकिन अगर सबसे ज़्यादा बोला जाए, अगर ये दोनों ऑप्शन में है फिर भी सबसे ज़्यादा बोला जाए तो क्या बोलेंगे हम लोग, सोडियम हाइड्रोक्साइड ज़्यादा प्रबल है। ठीक है, बढ़ जाते हैं आगे। अगला, 4 निर्बल भस्म के नाम।
अमोनियम हाइड्रोक्साइड NH4OH, बेरिलियम हाइड्रोक्साइड BeOH का होल 2, एनिलीन है C6H5NH2, यूरिया है CONH2 का होल 2। अच्छा, CONH2 का होल 2 का पैसे भी लिख सकते हैं, यूरिया को आप ऐसे लिख सकते हैं क्योंकि NH2 का होल 2 है ना, मतलब NH2 दो बार है, NH2 लिख सकते हैं आप, NH2 CONH2, ये भी यूरिया का फॉर्मूला है, NH2 CONH2। ठीक है, तो हम लोग आज क्या क्या पढ़े, एक बार रिवाइज कर ले क्या। हम लोग क्या पढ़े, 4 निर्बल भस्म के नाम पढ़े। इसके आगे जो है कुछ क्वेश्चन है, ठीक है, इसको देख लेते पहले। निम्नलिखित में कौन क्षारक नहीं है, तो ये पोटेशियम हाइड्रोक्साइड तो है भाई, ये तो क्षारक है। अल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड ये भी क्षारक है। जिंक ऑक्साइड ये तो धातु ऑक्साइड, ये क्षारक ही होता है। लेकिन पूछा कौन नहीं होता है, नहीं, तो नहीं यहाँ पे NaCl है और ये नमक है, तो यही आपका सही आंसर होगा, NaCl। ये लवण है, ये क्या है, ये लवण है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा इसका, B इज़ द करेक्ट आंसर। ठीक है, अगला विद्युत अपघट्य हम लोग अगली क्लास से पढ़ेंगे। ठीक है, तो आज क्या क्या पढ़े, निम्नलिखित में कौन क्षारक नहीं, तो बता दिया आपको NaCl होता है। हम लोग पढ़े 4 निर्बल भस्म के नाम पढ़े, आप स्क्रीनशॉट लीजिए इसका। फिर क्या पढ़े, 4 प्रबल भस्म के नाम पढ़े। उसके बाद पढ़े दुर्बल अम्ल के नाम, फिर 4 प्रबल अम्ल के नाम पढ़े। ठीक है, फिर कुत्ता हड्डी चबाकर भी पचा लेता है क्यों, ये पढ़े हम लोग। फिर क्या पढ़े, बिच्छू के डंक मारने पर हमें पीड़ा महसूस होता है क्यों। फिर ये लिबिक के बारे में पढ़े। फिर हम लोग पढ़े डेवी के बारे में। फिर हम लोग क्या पढ़े थे शुरू में पढ़े थे हम लोग ये लवैजिये साहब के बारे में। ठीक है, तो ये था आज का वीडियो। ठीक है, ज़्यादा लंबा नहीं, क्योंकि ज़्यादा लंबा देखने से कि आपको दिमाग में सोचता है कि थोड़ा बहुत बातें निकल जाए आपके बात से, दिमाग से, इसीलिए थोड़ा थोड़ा करके हम लोग पढ़ेंगे और कोशिश करेंगे कि आपको हर चीज़ बता दिया जाए जो भी आपके एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो आपका काम बस इतना सारा कि वीडियो को आप लाइक कर लीजिए। ठीक है, और चैनल पे अगर आप पहली बार आए सब्सक्राइब करिए, लेकिन एक कमेंट जरूर क्या कीजिए आप। ठीक है, कि वीडियो कैसा लग रहा है, आपको पसंद आ रहा है कि नहीं आ रहा है, क्या इसमें थोड़ा और प्रोग्रेस करना है, हमको थोड़ा और भी अच्छी चीज़ें इसमें डालना है, वही बताया कि इसमें क्या कमी रह जाता है, वही बताना है। ठीक है, तो चलिए रहते आज तक, फिर मिलेंगे इसके बाद हम लोग अगले वीडियो में।